तो नमस्कार। आज मौजूद हैं बरेली की एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर राजेश शर्मा जी के पास, जो मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। ये साहित्यकार भी हैं, कला प्रेमी भी हैं, कला और संस्कृति से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बड़े बड़े फनकारों के साहित्य, उनकी स्मृतियाँ आपके ऑफिस में सजो कर रखी हुई हैं, जिसकी किस्त पहले कभी हमने आपको दिखाई भी होगी। लेकिन आज कुछ खास विषय को लेकर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। वो है 25 पुरानी फिल्मों पर डॉक्टर राजेश लेखन कर रहे हैं। वो फिल्में क्या हैं, क्या लिख रहे हैं। आजकल वो नए किस्म की मेलोडी, नए किस्म की फिल्में, नए किस्म का एक रचनात्मकता देख रही हैं। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा सिनेमा है और इसने 70 के दशक में, 80 के दशक में, 60 के दशक में बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं। अब जैसे मान लीजिए पाकीज़ा पे मैंने लिखा कि मौसीकी की एक मुकम्मल तस्वीर है पाकीज़ा। तो पाकीज़ा एक लंबे अरसे में बनी, उसमें नए नए लेंसेज यूज़ हुए। पाकीज़ा में जितने गाने थे उसके अलावा भी उसमें लगभग उतने ही गाने और उसके रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन वो पाकीज़ा फिल्म में शामिल नहीं हुए। तो वो गाने कौन से हैं? वो गाने बाज़ार में आए थे, वो गाने पाकीज़ा रंग बरंग के नाम से आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस समय जानता होगा कि पाकीज़ा रंग बरंग में जो गाने थे, या कि पाकीज़ा में पाश में बहुत सारे गाने इस्तेमाल हुए हैं। जब मीना कुमारी अपनी बहन से मिलने दूसरे कोठे पे आती हैं तो पीछे पाश में जो गायन हो रहा है वो भी पाकीज़ा के गाने थे। लेकिन बहुत सारी, जो गुलाम मोहम्मद साहब का बहुत बढ़िया म्यूज़िक है। इसी के साथ पाकीज़ा बनने में बहुत लंबा समय लगा, बहुत सारे साल लग गए, और उन सालों में मीना कुमारी बूढ़ी भी हो गई। और पाकीज़ा फिल्म के 2 गाने ऐसे हैं जिन गानों में मीना कुमारी दिखाई गई हैं, लेकिन मीना कुमारी एग्जैक्टली उसमें है नहीं। उनका वो जो बैक सीन किया गया है वो पद्मा खन्ना ने किया है, और पाकीज़ा जब स्टार्ट होती है तो उस समय जो नृत्य कराया गया है वो भी पद्मा खन्ना से कराया गया है। बहुत सारी सीन्स में मीना कुमारी लगभग बूढ़ी हो चुकी है। मीना कुमारी को कैंसर हो गया था, उनको लिवर सिरोसिस भी हो गया था, और मीना कुमारी की तबीयत बहुत ख़राब थी। इसी बीच में कमाल अमरोही और मीना कुमारी का अलगाववाद भी हुआ, दोनों सेपरेट हो गए। ये फिल्म बार बार डूबती रही, बार बार बनती रही। पहले ब्लैक एंड वाइट बनी, ब्लैक एंड वाइट के बाद एक नया, फिर ये कलर में आई, कलर के बाद एक नया लेंस आ गया। फिर वो जब लेंस आ गया तो वो लेंस ख़राब था, जो अमेरिका से लेंस आया था, तो उसमें जो फिल्म काफ़ी शूट हो गई वो भी ख़राब हो गई। तो फिर अमेरिका वालों ने, जिन्होंने लेंस भेजा था, फिर उन्होंने कमाल अमरोही साहब को वो लेंस, जो कि बहुत ही महंगा था, वो फिर गिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो ये पाकीज़ा को समझने के लिए, उसकी एक मुकम्मल तस्वीर को देखने के लिए, इस तरह से पाकीज़ा को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे गाइड है, गाइड पर भी लिखा है और वो छपा भी है। और गाइड क्या है? एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। गाइड कैसे बनी? उस ज़माने में ये गाइड जो है नवकेतन फिल्म्स की, जो देवानंद साहब का अपना प्रोडक्शन था, इसकी पहली रंगीन फिल्म थी और उसका बहुत बड़ा बजट रखा गया था। गाइड फिल्म में वहीदा जी ही आनी थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब गाइड को देवानंद पढ़ रहे थे या पल एस बक के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उनको मिलवाया गया, फिल्म फेयर के जो संपादक थे उन्होंने मिलवाया था, तो हम दोनों फिल्म लेके गए हुए थे। ये अपने गोल्डन बियर अवार्ड्स के लिए बाहर विदेश गए हुए थे देवानंद साहब, उधर से पल एस बक भी अपनी किसी फिल्म के लिए आए हुए थे, और वहाँ इनकी मुलाकात हुई। वहाँ ये हुआ कि एक इंडो और अमेरिकन फिल्म बननी चाहिए, इसके लिए हाथ मिलाया गया। तो किस पे बननी चाहिए? तो किसी ने नाम सुझाया लंदन में देवानंद साहब को गाइड फिल्म का। ये आर के नारायण साहब की बहुत रचनात्मक वाली किताब है, लिटरेरी किताब है, और बड़े आयाम इसमें है। उस ज़माने में जो औरत की स्थिति थी, उसमें एक आज़ाद औरत को दिखाया गया। वो हिंदुस्तान की औरत ही नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी औरतें होनी थी, उसकी नींव रख गई थी उस समय। और आप सोचिए, गाइड में जो वहीदा रहमान को रोल मिला है, उसके लिए हीरोइनें तरसती रही हैं। तो मैं बता रहा था कि उसी ज़माने में सत्यजीत रे भी के अपनी एक फिल्म में वहीदा जी के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने उसी फिल्म के दौरान वहीदा जी को वो किताब पढ़ने को दी, द गाइड। उनका यह पढ़िए, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। लेकिन जब वहीदा जी को पता लगा कि गाइड जो है वो देवानंद साहब बना रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और देवानंद साहब ने भी ठान लिया था कि गाइड में मुझे वहीदा जी से ही काम कराना है। और जब पल एस बक के साथ उनका वहाँ पर
लंदन में बातचीत हुई और ये बात फिर बेवरली हिल्स अमेरिका में जाकर हुई और लंदन में 24 घंटे में इंडिया से किताब उस ज़माने में गाइड मंगा के उनको दी गई। आर के नारायण से उन्होंने बात करी। आर के नारायण को भी पता नहीं उस समय क्या समझ में आया, उन्होंने अपने सारे अधिकार देवानंद साहब को दे दिए। आर के नारायण का एक काल्पनिक जगह थी, एक काल्पनिक गांव उन्होंने बसा रखा था अपने दिमाग में, मालगुड़ी। तो मालगुड़ी डेज के नाम से भी उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो पहले टेलीविज़न में दिखाई जाती रही हैं और इस तरह से गाइड बनी। तो गाइड का क्या खूबसूरत गाने, पहले इसको चेतन आनंद करने वाले थे जो देवानंद साहब के बड़े भाई थे। उसके बाद क्या हुआ कि पल्स एकबक अंग्रेजी में बना रहे थे, चेतन आनंद से हिंदी बना रहे थे, एक साथ दोनों भाषाओं में कहानी बन रही थी, पिक्चर बन रही थी। लेकिन पल्स एकबक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा जमी नहीं चेतन आनंद की और चेतन आनंद का ईगो क्लैश हो रहा था। उसी समय एक फिल्म जो थी वो हकीकत नाम से बन रही थी और उसके लिए चेतन आनंद जी का नाम गया हुआ था और किसी एक सीन के फ्रेम को लेकर दोनों में थोड़ी सी कसमसाहट हुई और आखिर वो छोड़ गए फिल्म, चेतन आनंद फिल्म छोड़ गए। फिर ये हुआ कौन, तो पहले एक राज खोसला साहब हुए हैं, उनका नाम इस फिल्म के लिए आया, लेकिन फिर बाद में फिल्म विजय आनंद के हाथ में गई जो देवानंद साहब के छोटे भाई थे। ये फिल्म स्टार्ट होती है, एक आम गाइड की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो घर में दबी हुई है, जिसने अपने से बड़े आदमी से शादी कर रखी है, जो वो गरीब परिवार की है, लेकिन उसके अंदर नृत्य है, उसके अंदर बहुत सारी एक ऐसी अकूत संपत्ति है, अकूत दौलत है नृत्य की, जिसको वो बिखेर देना चाहती है दुनिया में। और जैसे ही उसको राजू गाइड का सहारा मिलता है, एक स्पर्श मिलता है, तो उसकी कला निखर के आ जाती है और वो एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है, वो बहुत बड़ी अभिनेत्री बन जाती है, नृत्यांगना बन जाती है। और राजू जो सबको प्रिय था, देखिए देवानंद साहब का कैरेक्टर बहुत बड़ा था, उनका बहुत बड़ा स्टारडम था, लेकिन उनका स्टारडम उस कैरेक्टर पे हावी नहीं हो पाया। अब इस फिल्म के गीत संगीत, पहले इसमें गाने हसरत जयपुरी साहब लिख रहे थे, तो उन्होंने जो एक लाइन लिखी वो देव साहब को पसंद नहीं आई, तो उनका ईगो क्लैश कर गया, उन्होंने फिल्म छोड़ दी और फिर शैलेंद्र जी के पास आई। शैलेंद्र जी इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं देव साहब की दूसरी पसंद हूँ, तो उन्होंने पैसे बहुत सारे मांग लिए, नवकेतन ने वो पैसे भी उन्हें ऑफर कर दिए। और उसके बाद जो शैलेंद्र ने गीत लिखे, लेकिन शैलेंद्र ने हसरत जयपुरी साहब का भी सम्मान किया, उनका लिखा हुआ वो लाइन उन्होंने नहीं काटी, उसी पर उन्होंने फिर पूरा गीत लिखा। और इस फिल्म में जो एस डी बर्मन ने म्यूजिक दिया है, राग झंझोटी, राग महावर, बहुत सारे रागों के साथ जब इस फिल्म का गीत बनाया गया है, संगीत बनाया गया, और नृत्य जो आप सपेरे की बस्ती में जो वहीदा रहमान ने नृत्य किया है, मतलब वैसा नृत्य फिल्म जगत में आज तक हुआ ही नहीं है। आप वहीदा जी का दर्प देखिए, वहीदा जी का स्टाइल देखिए, वहीदा जी को काम करते हुए देखिए। तो और चित्तौड़ में उनका एक गाना है, वो बहुत फेमस गाना है, कांटों से खींच के ये आंचल है, तो उसमें चित्तौड़ के किलों में, चित्तौड़ के जो खंडर हैं उसमें वो उन्होंने नृत्य किया है। और एक थिरकन उनकी बहुत लाजवाब है, वो थिरकन मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी जब मैं चित्तौड़ गया तो मैंने देखा कि वो जो विजय स्तंभ है, टावर है, उसके आगे वो फिल्माया गया है। तो वो फिल्मांकन में देख रहा था, तो आप ये मानिए कि एक बहुत पतली सी मुंडेर, बहुत ही पतली सी मुंडेर जिस पर खड़ा होना मुश्किल है, उस पे नीचे से फाली मिस्त्री जो उसके सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने फ्रेम लगाया और उस पर वो थिरकती हुई आगे बढ़ी। तो मैं ये आश्चर्य कर रहा था कि कैसा तो फ्रेम लगाने वाला, किस तरह का डायरेक्टर जो इतनी सूझ रख सकता है, और किस तरह का बिल्कुल सहज नृत्य से भरा हुआ, थिरकन से भरा हुआ, उन्मान से भरा हुआ, रस से भरा हुआ नृत्य जो वहीदा जी ने किया है। ये हमको जानना चाहिए, हमारी पीढ़ी को ये सब समझना चाहिए। तो इसी क्रम में आराधना भी है, इसी क्रम में हम दोनों भी है, इसी क्रम में और फिल्में हैं, अमर प्रेम है ना, हम आगे शोले तक भी आएंगे, हम अमर अकबर एंथनी तक भी आएंगे। और तो मैंने सोचा है कि 25 फिल्मों को इकट्ठा करके और उनकी जो कहानियां हैं, जो उनका बैक सीन्स हैं, जो उनकी पीछे की कहानियां हैं, उनमें और किन लोगों ने काम किया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ फिल्म की एक कुंडली होती है, जैसे इंसान की एक कुंडली होती है ना, उसका जीवन चलता है उसी हिसाब से, ऐसी फिल्मों की भी कुंडली होती है। फिल्म जो है अपना डेस्टिनेशन चुन लेती है, फिल्म अपने अभिनेता चुन लेती है, फिल्म अपने
सब लोगों को चुन लेती है। और फिल्म को बनाने वाले कई बार नहीं समझ पाते कि फिल्म कहाँ जाके खड़ी हो जाएगी। बड़ी बड़ी फिल्में जो बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं फ्लॉप हो जाती हैं, और बहुत फिल्में ऐसी होती हैं जिन पे काम मन से हो रहा होता है, दिल से हो रहा होता है, लेकिन शायद बजट उतना नहीं होता और वो फिल्में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेती हैं।